हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस जनरल स्टडीज मॉक टेस्ट का सेट नंबर 1। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। किसी दी गई खाद्य श्रृंखला फूड चेन में यदि चौथे पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा की मात्रा 6 किलो जूल है तो उत्पादक स्तर प्रोड्यूसर लेवल पर उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये आपका पिरामिड है। तो फूड चेन में मेनली ट्रॉफिक लेवल के 4 टाइप होते हैं। ये आपका है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंतर्गत आते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर में कौन आते हैं? क्रॉप प्लांट, ट्री, ग्रास, फ्लावरिंग प्लांट। और इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। हिंदी में इसे बोलते हैं स्वपोषक। हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वपोषक। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, द्वितीय पोषी स्तर। इनमें आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास ऊपर, बी, बटरफ्लाई। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और इनको क्या बोलते हैं? शाकाहारी हर्बिवोरस। हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तृतीय पोषी स्तर। इसमें आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, रैट, स्पैरो, फ्रॉग। और इनको क्या बोलते हैं? थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्निवोरस, मांसाहारी। इनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। यहाँ से एग्जाम में पूछता है कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे कौन आते हैं। ये आपका है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इनमें आते हैं सर्वाहारी। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, इनको बोलते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। और इनमें आते हैं सर्वाहारी। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको याद रखना है। फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल के 4 टाइप होते हैं मेनली। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर, जैसे क्रॉप प्लांट, ट्री, ग्रास, फ्लावरिंग प्लांट। ये आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रथम पोषी स्तर में। और इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, हिंदी में स्वपोषक। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, इनमें आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, ग्रास ऊपर, बी, बटरफ्लाई। और इनको क्या कहा जाता है? हर्बिवोरस, शाकाहारी। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इनमें आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, एग्जाम्पल रैट, स्पैरो, फ्रॉग। और इनको बोलते हैं मांसाहारी। इनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, टर्शियरी कंज्यूमर आते हैं। इनमें आते हैं स्नेक, ऑल, उल्लू। और इनको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं कि कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब क्या हुआ? स्वपोषक। कौन से पे आते हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर होते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ओमनिवोरस, ये कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? मतलब सर्वाहारी कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, चौथे पोषी स्तर पे। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए 10% लॉ। 10% लॉ क्या होता है? मान लो कि प्रोड्यूसर 100% एनर्जी ले रहा है, मतलब 100 एनर्जी ले रहा है। तो प्रोड्यूसर से जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा प्राइमरी कंज्यूमर में कितना जाएगा? तो 100 का 10% जाएगा। 100 का 10%, मतलब यहाँ पे जाएगा 10। अब इस 10 का 10% जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर के पास। तो 10 का 10% कितना हो गया? 1 हो गया। फिर इसका 10% जाएगा टर्शियरी कंज्यूमर के पास। तो 1 का 10% कितना हो गया? 0.1 हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? 10% लॉ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 10% लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसे दिया किसने था 10% लॉ को? रेमंड लिंडमैन ने। 10% लॉ को दिया किसने था? रेमंड। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, लिंडमैन। कौन से ईयर में? 1942 में। ठीक है, 1942 में 10% लॉ किसने दिया था? रेमंड लिंडमैन ने। कौन से ईयर में? 1942 में। अब यहाँ से आपको याद क्या रखना है? देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो, तो कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि मान लो यहाँ पे 100 है तो यहाँ 10 से डिवाइड कर दो तो 10 गया। फिर इसको 10 से डिवाइड करो तो 1 को 10 से डिवाइड करो 0.1। मतलब ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर हमें बैक आना हो तो क्या करेंगे? पहले 10 से डिवाइड कर देते, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ 0.1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1। जब नीचे आएंगे तो फिर 1 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 10, फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 100। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि चौथे पोषी स्तर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा की मात्रा कितनी है? 6 किलो जूल है। ठीक है, तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल आपको कहाँ पे आया? टर्शियरी कंज्यूमर कितना है? 6 किलो जूल। आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रोड्यूसर पे यानी प्रथम पोषी स्तर पे क्या होगा? तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 60 किलो जूल। नीचे आ रहा है ना।
फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कितना आएगा 600 किलो जूल। फिर 10 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 6000 किलो जूल। तो प्रोड्यूसर या प्रथम पोषी स्तर पे एनर्जी कितना होगा 6000 किलो जूल। समझ में आ गया। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6000 किलो जूल। कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जो पिरामिड होता है हमेशा अपराइट होता है। पिरामिड जो होता है आपका अपराइट होता है, पिरामिड आपका अपराइट होता है। लेकिन पॉन्ड के केस में क्या होता है, ये आपका इन्वर्टेड उल्टा होता है, इन्वर्टेड पिरामिड होता है। पॉन्ड के केस में क्या होता है, इन्वर्टेड आपका पिरामिड बनता है, इन्वर्टेड पिरामिड होगा बनता है। इस तरीके से बनेगा पॉन्ड के केस में, कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जब हम लोग बात करेंगे ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट की तो पिरामिड क्या होगा, हमेशा अपराइट होगा। लेकिन पॉन्ड के केस में इन्वर्टेड पिरामिड उल्टा पिरामिड बनता है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किस केस में पिरामिड उल्टा बनेगा, तो पॉन्ड के केस में। ठीक है, पिरामिड इसमें आपका इन्वर्टेड होता है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम में कैसा होता है, तो यूनि डायरेक्शनल होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी in the ecosystem is unidirectional। ही आपसे एग्जाम पूछ सकता है। जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम में क्या था, इसे डिटेल में देख लेते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार और भारत के साथ चाय के व्यापार को इंटैक्ट यानी अक्षुण्ण रखा गया। दूसरा जो इसमें पॉइंट था, कंपनी भारतीयों की शिक्षा पर हर साल 1 लाख रुपये का निवेश करे। ये कौन से एक्ट में था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके अलावा इसमें था एक पॉइंट, ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने और अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति दी गई। किसकी बात हो रही है, 1813 के चार्टर एक्ट की। फिर देख लेते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या क्या था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसे सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की। इसने लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया। दूसरा पॉइंट क्या है, इसने एक कमर्शियल बॉडी वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक प्रशासनिक निकाय एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, पहली बार गवर्नर जनरल गवर्नमेंट को भारत सरकार और उसकी परिषद को भारतीय परिषद के रूप में जाना गया। किस एक्ट से, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अगला जो इसमें पॉइंट है, सभी भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई थी और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। तो कब हुई थी, 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को शाही स्वीकृति कब प्राप्त हुई, 18 जुलाई 1947। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्रिप्स मिशन 1942 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मुस्लिम और
हिंदू दोनों के लिए समान प्रतिनिधित्व वाली नई कार्यकारी परिषद का गठन, ये नहीं था क्रिप्स मिशन में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी डोमिनियन स्टेटस देने की बात हुई थी, ये भी सही था। संविधान सभा द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकार करना, ये भी सही था। कोई भी प्रांत भारतीय संघ से बाहर रह सकता था, ये भी सही था। लेकिन मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए समान प्रतिनिधित्व वाली नई कार्यकारी परिषद का गठन ये नहीं था। पूछ कह रहे कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्रिप्स मिशन आया कब था? 1942 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला कोड शब्द था? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला कोड शब्द था? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य विधानसभाओं, राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्य विधानसभाओं और राज्यसभा एंड लोकसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो यहाँ पे की पॉइंट है, निर्वाचित सदस्य द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 52 क्या है? आर्टिकल 52 क्या है आपका? देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के एक राष्ट्रपति होंगे। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और इसका प्रयोग वह सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से संविधान के अनुसार करेंगे। आर्टिकल 54 में क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों और सभी राज्यों की विधानसभाओं, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अच्छा, पुडुचेरी और दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, ये शामिल कब हुए थे? तो 17वें अमेंडमेंट से। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है 17th अमेंडमेंट से। आर्टिकल 58 क्या है? देश के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएं। तो क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति के लिए किसमें मेंशन है? आर्टिकल 58 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति के बारे में एक चीज़ हमेशा याद रखें कि इलेक्टेड मेंबर ही क्या करते हैं? वोट करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार के किस अधिकारी को सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। उपराष्ट्रपति क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये केवल ले सकते हैं केवल राज्यसभा में। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये केवल क्या राज्यसभा में ही ले सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो आर्थिक मामलों का विभाग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, मैंने बताया हुआ पहले, अभी करंट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 200। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए बिल को रख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अनुच्छेद 200 में ऐसा मेंशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग के मुख्य कार्य है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा, राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण नहीं, केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण नहीं। हाँ, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारण करना,
तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों का निर्धारण करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है, इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वित्त आयोग के मुख्य कार्य है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना तथा केंद्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के लिए सिद्धांतों का निर्धारण करना। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार। अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मालवा का पठार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर स्थित है? तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। पूछ क्या रहा है? कर्क रेखा के उत्तर स्थित है। तो झारखंड से कर्क रेखा पास करती है, मिजोरम से भी पास करती है, त्रिपुरा से भी पास करती है। तो कर्क रेखा के उत्तर मणिपुर स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से कौन से राज्य है? तो मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हुआ, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, फिर आपका हो गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के दौरान रत्नाकर शब्द का अर्थ था? तो हिंद महासागर को कहते थे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के दौरान रत्नाकर शब्द का अर्थ था हिंद महासागर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, एक तरफ सी बीच है, दूसरी तरफ कौन से स्टेट में है? तो जो आपका दिखा है ये आपका है वेस्ट बंगाल में। तो ये का आपका हो जाएगा 2, ये का आपका हो जाएगा 2। गोपालपुर आपका है उड़ीसा में। तो बी का आपका हो जाएगा 3। कलंगुट ये आपका है गोवा में। तो सी का आपका हो जाएगा 4। और मरीना बीच कहाँ पे है? मरीना सी बीच तमिलनाडु में। तो डी का आपका हो जाएगा 1। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बैरन द्वीप स्थित है तो कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए, बंगाल की खाड़ी में। बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को सफेद पंखों वाली लकड़ी की बत्तख का अंतिम घर, लास्ट हाउस ऑफ व्हाइट विंग्ड वुड डक भी कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को लास्ट हाउस ऑफ व्हाइट विंग्ड वुड डक भी कहा जाता है? तो नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों बायोजियोग्राफिक जोन की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10। भारत में बायोजियोग्राफिक जोन की संख्या कितनी है? तो 10। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान ड्यूक मेमोरेंडम निम्नलिखित में से किसका आधार बना? तो मोंटफोर्ट सुधार का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ब्रिटिश काल के दौरान ड्यूक मेमोरेंडम निम्नलिखित में से किसका आधार बना? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मोंटफोर्ट सुधार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लक्षद्वीप द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो लक्षद्वीप आइलैंड है 36 आइलैंड है, इसमें 36 द्वीप है, जिसमें 10 पर लोग रहते हैं। मतलब क्या हुआ? 10 क्या है? 10 आर इनहेबिटेड है, मतलब 10 पर जहाँ पे जीवन है। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह में टोटल कितने आइलैंड है? 36 आइलैंड है, इन विच 10 आर इनहेबिटेड। इसके अलावा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? एंड्रोट है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मिनिकॉय है, मिनिकॉय। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। और लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है?
अमीन दीवी, ठीक है। सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? सबसे उत्तरी द्वीप कौन है? अमीन दीवी। और सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? मिनिकॉय। सबसे दक्षिणी द्वीप कौन है? मिनिकॉय। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है, ठीक है। कौन सा चैनल? 9 डिग्री चैनल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मानस किस नदी की सहायक नदी है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी जो है सहायक नदी, उसे देख लेते हैं। सियांग आपका हो गया, सियांग रिवर, दिबांग, लोहित, धनसारी। और आपका ये आपका होता है लेफ्ट बैंक, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक। और आपका हो गया सुबनसिरी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है सुबनसिरी। फिर कामेंग, सनकोस, मानस, तीस्ता, मानस, ये सब है राइट बैंक ट्राइब्यूटरी, ठीक है, राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? चेमायुंगडुम पर्वत श्रृंखला। और तिब्बत में इस नदी को बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है? यारलंग सांगपो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो नर्मदा और ताप्ती बहती है पश्चिम की तरफ, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिस्कल डेफिसिट क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति या उधार को छोड़कर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग को हटा के चलते हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ, ये क्या है? इसको बोलते हैं रेवेन्यू डिफिसिट बोलते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? केवल रेवेन्यू की। यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीप्ट, ये क्या है? आपका कैपिटल डिफिसिट है, ठीक है। केवल कैपिटल की बात हो रही है, इसे बोलते हैं कैपिटल डिफिसिट बोलते हैं। कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, इसे बोलते हैं बजट डिफिसिट बोलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट, इसे क्या बोलते हैं? बजट घाटा या बजट डिफिसिट बोलते हैं। और बजट डिफिसिट बेसिकली क्या होता है? बजट जो डिफिसिट होता है, ये आपका बेसिकली क्या होता है? कैपिटल डिफिसिट प्लस रेवेन्यू डिफिसिट होता है, ठीक है। बजट डिफिसिट क्या होता है? कैपिटल डिफिसिट प्लस रेवेन्यू डिफिसिट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग ए और सी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये मिलेगा बजट डिफिसिट मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अगर बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी को बजट डिफिसिट में जोड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बोरोइंग जो उधारी होता है एंड अदर लायबिलिटी बजट डिफिसिट में जोड़ेंगे, बजट डिफिसिट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलता है? फिस्कल डिफिसिट मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं मेंशन करवा रहा हूँ। फिस्कल डिफिसिट मिलता है। और एक और पॉइंट है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? प्राथमिक घाटा। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है?
ये आपका होता है फिस्कल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है नदी घाटी परियोजनाएं और दूसरी तरफ है नदी। तो शिव समुद्रम जो नदी घाटी परियोजना है किस नदी पे है? तो ये आपका है शिव समुद्रम कावेरी नदी पे। तो पहला का आपका हो जाएगा बी। नागार्जुन सागर। तो देखो इसे याद करने का तरीका क्या है? नागार्जुन अर्जुन आया, अर्जुन से कृष्णा याद रख लो। तो सेकंड का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। जायकवाड़ी ये आपका कौन सी नदी पे? गोदावरी नदी पे। तो 3 का आपका सी हो गया। सेकंड का आपका डी हो गया, 3 का आपका सी हो गया। तेहरी नदी घाटी परियोजना भागीरथी नदी पे है। तो चौथे का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। फोर्थ का ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? तो यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गेहूं और सरसों। कौन सा समानांतर फसल का उदाहरण है? तो गेहूं प्लस सरसों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार कब पारित किया गया था? तो 1986 में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहली बार कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 1986 में। फिर आपका आया था 2019 में आया था। फिर 2019 में लेटेस्ट जो चेंज हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब 5 मैथ्स के क्वेश्चन है। 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जब भी डायगोनल निकालने की बात हो ना पॉलीगन में, तो n/2 - n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड है, पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड अपॉन 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल माइनस n-2 फैक्टोरियल माइनस n, इसको सॉल्व करने के बाद एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। और फॉर्मूला क्या बनता है? n, आपको बस वो फॉर्मूला याद रखना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे n-3/2 सॉल्व करने के बाद यही आएगा। तो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n आपका है 12। तो बस 12 पुट करो, नंबर ऑफ डायगोनल निकल जाएगा। 12 × 12 - 3 9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। 2 6 12 कितना है? 54। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 54। ठीक है। तो आपको ऐसे फॉर्मूला याद रखना है। पॉलीगन दिया हुआ है, नंबर ऑफ साइड्स गिवन होगा और पूछते हैं आपसे विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं होता है, n-3/2 n की वैल्यू पुट कर दो। नंबर ऑफ साइड्स जो दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ साइड है उसकी वैल्यू पुट करो, आपको निकल जाएगा विकर्णों की संख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है? यदि बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना है? 540 है, 540 डिग्री है। तो बहुभुज में पॉलीगन में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करना होता है? तो हम क्या जानते हैं? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होता है? पॉलीगन कितना होता है? बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? n-2 × 180। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 × 180। यहाँ पे आपका सम दिया हुआ है कितना? 540। इसका मतलब क्या हुआ? 540 = n-2 × 180। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो n-2 कितना आ जाएगा? n-2 = 54/18। 18 3 जा 54। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 + 2 5। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 5। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है ऑफ पॉलीगन? n-2 × 180। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल जो होता है ऑफ पॉलीगन, ये क्या होता है? 360 डिग्री। सिंपली 360 आपको याद रखना है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो वह कोण होता है, इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है?
यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों के योग और वह कोणों के योग में 540 डिग्री का अंतर हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180, और वह कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है, 540 है। इसका मतलब क्या हुआ, n-2 इंटू 180 माइनस 360 इक्वल टू 540। अब क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो आप। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो n-2 इंटू 180, 540 में 360 ऐड करो, 540 प्लस 360 कितना आएगा, 0 प्लस 0 64, 900, 10 से 10 कट गया, 18 5 जा 90। तो n-2 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 7। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 है और अंतिम पद कितना है, 80 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना कि पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या n है, तो अंतिम पद कितना हो जाएगा, tn होगा। और tn इक्वल टू क्या होता है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, हमने क्या माना है कि पदों की संख्या n है, तो tnth हुआ आपका अंतिम पद होगा। और अंतिम पद कितना है, 80 है ना, तो यहाँ 80 लिख लो। फर्स्ट टर्म कितना है, एक क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, तो पहला पद 5 है प्लस n-1, n नंबर ऑफ टर्म हुआ। डी क्या है, डी आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी आपका यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, सर्वांतर। तो ये 3 है, तो मल्टीप्लाई बाई 3। अब सॉल्व करो तो 80 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 75 इक्वल टू n-1 इंटू 3, 25 हो जाएगा। तो n-1 इक्वल टू कितना आ गया, 25। n-1 आपका कितना हो गया, n-1 आपका हो गया 25। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 26 आ गई। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर, सॉरी ये होगा ना, ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 26 आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। उस सीधी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 पर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और यह एक से होकर गुजरती है। देखो सिंपली आपसे क्या पूछ रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है कि इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है, जो कि एक से गुजरती है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मान लो कोई एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पे जो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं और साइन चेंज के साथ। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर जो भी लाइन इस पे लंबवत होगी तो उसका इक्वेशन ऐसा होगा, bx बस इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, इंटरचेंज कर देना है, bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और कांस्टेंट कैसे निकालते हैं कि किस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करना होता है। जब भी लंबवत लाइन निकालना हो इक्वेशन, किसी लाइन पे, किसी समीकरण पे, स्ट्रेट लाइन पे कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो कैसे निकालते हैं, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दो साइन चेंज के साथ। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, और x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो। तो bx माइनस ay प्लस k इक्वल टू 0। और k की वैल्यू कैसे निकालते हैं यहाँ पे, अब आपसे आप पूछोगे कि k की वैल्यू कैसे आएगी, तो दिया होगा एग्जाम में, क्वेश्चन में, कि किससे पास कर रहा है ये लाइन। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, यही आपका दिया हुआ है। और आपसे पूछ रहा है कि इस पर एक लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है और एक से होकर गुजरती है, तो उस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करना है कि x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो। अब देखो ये तो होगा नहीं, 2x प्लस 3y सेम ही है, ये भी नहीं होगा। क्यों, देखो 2x प्लस 3y मैंने क्या बताया था, इंटरचेंज करना है ना, तो 3x
3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर दिया, सही किया। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस कर दिया। अब देखो सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस ही है, सेम ही है, यहाँ माइनस होना चाहिए, तो सी ऐसे ही आपके एलिमिनेट हो गया। फिर किस पे आते हैं, डी, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। डी क्या है, 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो प्लस है। आप कॉमन भी ले रहे हो, 2 कॉमन ले रहे हो मान लो, तो 3x प्लस 2y ही आ रहा है, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मतलब क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए भी आप सही कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3x माइनस 2y प्लस के इक्वल टू 0, ये लाइन किससे पास कर रहा है, 1 1 से ना, तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -1, -3 प्लस 2 -1, तो इस k की वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे पुट कर देना है, तो कितना आया 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन आपको कोशिश करना है बस ऑप्शन से ही आप लोग इसे सॉल्व कर लो। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है कि आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर कंपाइलेशन मिल जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2024 का भी मिल जाएगा, जनवरी 2024 का भी, और आप वहाँ पे करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।